नमस्कार साथियों, मैं मनीष आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इतिहास में जो मुग़ल वंश है, भारत में मुग़ल वंश की स्थापना किसने की और उसके संस्थापक कौन थे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो इतिहास विषय पर एक सीरीज़ शुरू की है, उसके अभी तक हम लोगों ने 5 पार्ट देख लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको वो सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जा कर के पूरे के पूरे वीडियो को आप देखिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता, इतिहास क्या है, प्रागैतिहासिक काल क्या है, पूरा पाषाण काल क्या है, इन सब के बारे में डिटेल्ड जानकारी प्राप्त कर ली है। आज की वीडियो में हम लोग बाबर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपसे परीक्षा में बाबर से संबंधित कोई भी युद्ध और वहां से बाबर से संबंधित कोई भी सवाल अगर आपकी परीक्षा में आता है तो ये यकीन करिए कि आपको इस वीडियो के माध्यम से उसके जवाब मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, हम लोग आज पढ़ेंगे मोहम्मद बाबर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का पूरा नाम है और यही एक ऐसा एक राजा है जिसने भारत में मुग़ल वंश की क्या की है, स्थापना की है। इन्हीं के वंशज हैं मोहम्मद बाबर के ही वंशज जो है अकबर, महान अकबर जो है हमारे देश में पैदा हुए हैं। ठीक है साथियों, आज इनके बारे में हम लोग जानेंगे। आप देखिए, ये अगर सवाल पूछता है कि मोहम्मद बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ था आपका कहाँ पे, फरगना में। कहाँ पे हुआ था साथियों, फरगना में। अगर सवाल में पूछा जाता है कि फरगना है कहाँ, तो वर्तमान हम लोग बता सकते हैं कि उज्बेकिस्तान प्लस अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक राज्य था छोटा सा जिसे बोलते हैं फरगना। वहाँ पे ये पैदा हुआ था। कौन, मोहम्मद बाबर। अच्छा, अगर ये मोहम्मद बाबर यहाँ पे पैदा हुआ था तो इनके पिता का अगर सवाल पूछता है कि इनके पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। ठीक है साथियों, और ये जो मिर्ज़ा है, ये मिर्ज़ा मिर्ज़ा जो है ये मोहम्मद बाबर के वंशजों की यानी खानदानी इनकी क्या थी, उपाधि थी। इस वजह से बाद में मोहम्मद बाबर को भी क्या मिलता है, मिर्ज़ा की उपाधि मिलती है। फिलहाल उमर शेख मिर्ज़ा इनके पिताजी थे। कौन थे, पिताजी थे। ठीक है साथियों, अगर पूछता है कि इनके पिताजी मोहम्मद उमर शेख मिर्ज़ा किस वंश के थे, तो ये थे आपके किस वंश के, तैमूर वंश के थे। किस वंश के, तैमूर वंश के, जो कि बहुत ही बलशाली वंश था इतिहास में। आपने ये जरूर जाना। ठीक है, इसके बाद है इनके माताजी का नाम। तो इनकी माताजी का अगर नाम पूछता है कि मोहम्मद बाबर की माताजी कौन थी, तो इनकी माताजी का नाम है कुतलुग निगार बेगम। क्या है, कुतलुग निगार बेगम। ठीक है साथियों, अगर पूछता है कि इनकी माताजी किस वंश की थी, तो इनकी माताजी जो है वो थी आपकी चंदेल वंश की। किस वंश की, चंदेल वंश की थी। ये भी एक बहुत ही बलशाली वंश है। अब सोचिए मोहम्मद बाबर कितना बलशाली होगा, जिसके रगों में 2 महान वंशों का क्या है, खून दौड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि बाबर एक समय ऐसा था कि अपने दोनों बाजुओं में अपने से बलशाली योद्धाओं को दबा करके एक छोटी सी चारदीवारी पर बड़ी तेजी के साथ दौड़ सकता था। इतना बलशाली था कौन, मोहम्मद बाबर। ठीक है साथियों, अभी तक हमने ये जाना कि मोहम्मद बाबर का जन्म कहाँ हुआ, उसके पिता कौन है और किस वंश से संबंधित है, उनकी माता कौन है और किस वंश से संबंधित है। इसके बाद क्या होता है साथियों, कुछ समय के बाद उस फरगना क्षेत्र में इनके पिताजी का जब देहांत हो जाता है, तो इनकी एक दादी रहती हैं। दादी को मोहम्मद बाबर को अपनी दादी से बहुत प्यार मिलता है और उनकी दादी क्या करती हैं, मोहम्मद बाबर को अपने फरगना का क्या बना देती हैं, वहाँ का शासक घोषित कर देते हैं। तब उस समय जो मोहम्मद बाबर की उम्र है वो मात्र कितनी रहती है, 11 वर्ष रहती है। कितनी, 11 वर्ष। 11 वर्ष की आयु में फरगना का राजा बनता है मोहम्मद बाबर। और जब ये 11 वर्ष की आयु में वहाँ का राजा बनता है तो इसके अंदर बहुत अधिक जानकारी तो नहीं रहती, लेकिन एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव आने लगता है। तो उसके बाद ही ये क्या करता है, सोचता है, जब थोड़ा सा और बड़ा होता है तो बाबर सोचता है कि मैं केवल फरगना में ही नहीं सीमित रहूँगा,
होगा। और उसकी जो इतना ज़्यादा वो महत्वाकांक्षी था कि उसने जो है अभी 11-12 साल का बच्चा, मतलब कक्षा 5 या 6 में पढ़ने वाला बच्चा होगा, लेकिन उसकी जो इच्छा थी, इतना महत्वाकांक्षी था कि उसने क्या कर दिया, अपने से बगल में जो छोटे छोटे राज्य थे, जैसे समरकंद वगैरह हो गए, तो समरकंद को इसने क्या किया, समरकंद को इसने जीत लिया, समरकंद को जीता। और किसको जीता, काबुल को जीता। काबुल को जीतने के बाद ये जाता है गजनी को जीतने, गजनी भी वहीं बगल में उसका एक छोटा सा राज्य रहता है। जब वो समरकंद को जीतता है तो इसके हाथ से फरगना क्या हो जाता है, फरगना छूट जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास उतना अनुभव अभी नहीं हुआ था, ये केवल कोशिश कर रहा था। ठीक है, समरकंद, जैसे ही समरकंद पे मोहम्मद बाबर आता है तो इसके हाथ से फरगना छूट जाता है, यानी कि कोई भी सेनापति इसने फरगना पर नहीं रखता है। और जैसे समरकंद पर रहता है, उसके बाद आगे बढ़ता है काबुल के लिए, तो इसके हाथ से समरकंद छूट जाता है। और यहाँ से जैसे ये गजनी जाता है तो इसके हाथ से काबुल छूट जाता है। इस प्रकार से साथियों मोहम्मद बाबर के बाद अंततः कोई भी राज्य इसके हाथ में नहीं रहता है। अब ये बेचारा बिना घर का हो जाता है, यानी अब इसके पास कोई घर नहीं है, खाने पीने के लिए भी कोई चीज़ें नहीं है। अब ये, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र था, ये जो फरगना क्षेत्र है, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान का जो क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया है, तो अब ये पहाड़ों में जा करके, पहाड़ों के बीच में जा करके रहने लगता है। इसका अपना कोई घर वगैरह नहीं रहता है। धीरे धीरे ये अपने एरिया में राज करता रहता है। इसके बाद दोस्तों इसी के समकालीन, इसी के समय भारत की क्या स्थिति थी उसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि अब ये भारत में एंट्री करेगा, तो ये भारत में एंट्री कैसे करता है इसकी जानकारी हम लोग देखते हैं। तो आइए दोस्तों उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं, ताकि हम यह जानें कि बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना कैसे की है। ठीक है साथियों, जिस समय ये सारी घटनाएं फरगना में चल रही थी, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चल रही थी, उस समय भारत की क्या स्थिति थी, तो उस समय भारत में एक महान वंश था जिसका नाम था लोदी वंश। जैसा कि आप जानते हैं कि लोदी वंश पे एक बहुत ही महान वंश है, और लोदी वंश, जिसमें लोदी वंश का संस्थापक कौन था, लोदी वंश का संस्थापक तो बहलोल लोदी था, लेकिन लोदी वंश का जो यहाँ इस समय राज्य कर रहा था भारत में, उसका जो राजा था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। क्या नाम था? इब्राहिम लोदी। ठीक है साथियों, आपने इस नाम को बहुत सुना होगा, इब्राहिम लोदी। ये भारत में दिल्ली पर राज्य कर रहा था, और इब्राहिम लोदी जो था ये दिल्ली पर बैठा हुआ, गद्दी पर बैठा हुआ राज कर रहा था। और उसी समय पंजाब में इब्राहिम लोदी का एक सूबेदार था जिसका क्या नाम था, दौलत खां लोदी। क्या नाम था? दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी जो कि सूबेदार था कहाँ का? पंजाब का। ठीक है साथियों, पंजाब का सूबेदार था। ये तो सम्राट था, ये तो भारत का जो है राज्य दिल्ली पर बैठा हुआ, गद्दी पर बैठा हुआ था, और इसका जो सूबेदार था पंजाब में, उसका नाम था दौलत खां लोदी, और ये इसके चाचा थे। दौलत खां लोदी इब्राहिम लोदी के क्या थे? चाचा थे। और इसके अलावा राजस्थान की क्या स्थिति थी उस समय? तो राजस्थान में उस समय कौन था? राणा सांगा। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम और बहुत ही बलशाली योद्धा महाराणा सांगा, ये राजस्थान में उसी समय थे जिस समय इब्राहिम लोदी भारत पे क्या कर रहा था? राज्य कर रहा था। उस समय राजस्थान में राणा सांगा, पंजाब में इन्हीं के सूबेदार दौलत खां लोदी जो कि इनके चाचा थे, इब्राहिम लोदी के चाचा थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कौन थे? मेदिनी राय थे। कौन थे? मेदिनी राय। ये कहाँ पे थे? ये एमपी साइड में थे, यानी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के आसपास इलाके में किसका राज्य था? मेदिनी राय जी का राज्य था। ठीक है, लेकिन ये जितने थे इन लोगों की इनसे पटती नहीं थी, यानी जो उनका सम्राट था, जो इब्राहिम लोदी थे, इब्राहिम लोदी से ये सभी लोग खपा थे। इन लोगों की कोई इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। तो इन लोगों के दिमाग में ये बात आई, इन तीनों ने आपस में राय मिलाया, बातचीत की कि क्यों ना हम लोग अपने राजा को हराने के लिए, इसको डिफीट करने के लिए, इनको जो है परास्त करने के लिए किसी दूसरे को हम लोग सहारा ले। तो ये तीनों लोग गुट बना करके चले जाते हैं कहाँ पे? ये तीनों लोग मिल करके जाते हैं किसके पास? जाते हैं ये लोग बाबर के पास। ठीक है साथियों, बाबर के पास जाते हैं। अब देखिए बाबर के पास अभी कुछ भी नहीं है, यानी उसके पास रहने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। उसके पास कुछ सेना है, उसके पास पहाड़ों में के बीच में युद्ध करने की क्षमता है।
अब बाबर के पास जैसे ये लोग संदेशा लेकर जाते हैं, निमंत्रण लेकर जाते हैं कि आप क्या करिए, यानी दौलत खां लोधी, राणा सांगा। अब देखिए दौलत खां लोधी इनके घर का ही है, सेनापति भी है, सूबेदार भी हैं, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, धोखेबाजी करता है। ये तीनों मिल करके जाते हैं, बाबर को निमंत्रण देते हैं। बाबर कहता है वाह क्या बात है। बाबर तुरंत वहाँ से आता है कि चलो मैं युद्ध करूँगा, देखता हूँ कौन है। अब बाबर जो है चला आता है कहाँ पे, धीरे धीरे ये पंजाब के से होते हुए, क्योंकि पंजाब में ही कौन थे, दौलत खां लोधी, वहाँ तो रास्ता खुला ही था। वहाँ से ये होते होते चले आते हैं कहाँ पे, हरियाणा पे। कहाँ आते हैं, हरियाणा। और जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा में एक प्रसिद्ध स्थान है जिसका नाम क्या है, पानीपत। ठीक है दोस्तों, आप पानीपत नाम जरूर सुने होंगे। और पानीपत में ही क्या हुआ था, 1526 में एक युद्ध होता है, और वही युद्ध है जो मोहम्मद बाबर जो वहाँ फरगना से चलकर आता है, इन लोगों के द्वारा जो निमंत्रण दिया जाता है उस निमंत्रण को स्वीकार करके बाबर भारत में प्रवेश करता है और हरियाणा के पानीपत नामक स्थान पर आता है। तभी इब्राहिम लोदी को जानकारी होती है दोस्तों कि भारत में कोई आया है दूसरे देश का जो मुझसे युद्ध करना चाहता है। अब इब्राहिम लोदी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने सूबेदार दौलत खां को कहता है कि अपनी सेना लेकर के वो जल्दी से कहाँ आ जाए, हरियाणा में आ जाए, यानी पानीपत में आ जाए। मेदिनी राय को भी जो है इब्राहिम लोदी बोलता है कि अपनी सेना लेकर के कहाँ चले आओ, जल्दी से पानीपत में चले आओ। ये लोग आते तो हैं लेकिन ये लोग सपोर्ट किसका करते हैं, ये अभी इब्राहिम लोदी का कोई सपोर्ट ये लोग नहीं कर रहे हैं। अब क्या होता है, बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत में आ जाता है और युद्ध के लिए ललकारता है किसको, इब्राहिम लोदी को। ठीक है साथियों, अब इब्राहिम लोदी को लगता है कि मैं तो इस देश का क्या हूँ, राजा हूँ, मुझसे कोई जीत नहीं पाएगा। लेकिन इसकी पावर का, यानी बाबर की पावर का इब्राहिम लोदी को अंदाज़ा नहीं था। क्यों, क्योंकि इसके पास एक नीति थी, एक कुशल युद्ध नीति थी जिसका नाम क्या था, उसकी युद्ध नीति का नाम था तुलगमा नीति। तुलगमा नीति थी, ये एक युद्ध नीति है। और इसके साथ साथ बाबर के पास एक विशेष औजार था जिसे बोलते हैं हम लोग तोप, यानी कि इसके पास तोपची थे, तोप चलाने वाले थे। लेकिन इब्राहिम लोदी के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है साथियों, इसके बाद क्या होता है, अब युद्ध के लिए ये दोनों मैदान में आ जाते हैं। पानीपत में 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होती है जिसमें बाबर जो है इब्राहिम लोदी को बहुत बुरी तरीके से हराता है और शाम होते होते इब्राहिम लोदी मारा जाता है। और भारत में जो है भारत में आकर, यानी विदेश का आकर के भारत में जो है बाबर राज करने के लिए एक पैर यहाँ पर जमा लेता है। और आने के बाद जब इसको लगता है कि दिल्ली को उसने जीत लिया है, यानी पानीपत में जब इसने दिल्ली के राजा को हरा दिया, तो वहाँ पे आकर के ये क्या करता है, वहाँ जितने भी धन दौलत थे, जितने भी सोने चांदी के सिक्के थे, पैसे थे, जवाहरात थे, सब कुछ ले जाने के लिए बाबर क्या करता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ से ये बहुत ढेर सारा धन अपने देश काबुल, फरगना वहाँ भिजवाता है। और जब ये यहाँ से भारत से जब ये चांदी के सिक्के काबुल भिजवाता है ना, तो काबुल के प्रत्येक नागरिक को चांदी के सिक्के देता है। कौन देता है, चांदी के सिक्के बाबर जो है काबुल वालों को देता है। और तभी इसको एक उपाधि मिलती है जिसे बोलते हैं, जो लोग दान करते हैं उसे बोलते हैं कलंदर। तो इसे कलंदर की उपाधि दी जाती है। किसकी, कलंदर की उपाधि दी गई। किसको, बाबर को। बाबर को कलंदर की उपाधि दी जाती है। किस युद्ध के बाद, पानीपत के पहले युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दान कर देता है। ठीक है साथियों, इसके बाद आगे अब क्या करता है बाबर सोचता है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि बाबर ने अब ये प्लान बना लिया था कि भाई उसको रहने के लिए तो कोई जगह है नहीं, तो अब वो एक काम करता है, भारत में ही वो क्या कर जाए, रह जाए। अब इस चक्कर में जो है बाबर राणा सांगा और मेदिनी राय और दौलत खां को बोलता है कि भाई मैं यहीं रहूँगा, यानी मैं भारत में ही अब रह जाऊँगा। अब बुरा लगता है किसको, राणा सांगा को लगता है कि हमने इनको केवल बुलाया था, किसको, बाबर को बुलाया था कि ये आएगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा, लूटेगा, पैसे लेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जिस इंसान के पास रहने के लिए कुछ भी नहीं था, अगर उसे कुछ मिल गया है तो वो उसे छोड़ करके नहीं जाएगा। वही स्थिति हुई किसकी, बाबर की हुई। ठीक है साथियों, अब बाबर क्या कहता है कि मैं तो भाई रहूँगा तो केवल भारत में ही रहूँगा। अब समस्या हो जाती है राणा सांगा को, और किसको हो जाती है, दौलत खां लोधी को, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि बाबर आएगा,
लूटेगा, चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा और कौन था? मेदिनी राय था, मेदिनी राय। और इसके अलावा इब्राहिम लोदी का एक भतीजा था जिसका नाम क्या था? मोहम्मद लोदी। क्या नाम था? मोहम्मद लोदी। ये चारों ने मिल करके एक गुट बनाया, एक अपना एक समूह बनाया कि ठीक है भैया, तुम बाबर के खिलाफ इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया कि बाबर को अब यहाँ से भगाया जाए। तो इन चारों ने मिल करके बाबर के खिलाफ क्या कर दिया? युद्ध की घोषणा कर दी, युद्ध के लिए ललकार दिया। किसको? बाबर को। अब बाबर हो गया परेशान कि अभी तो इन लोगों ने मुझे दावत दी थी, अभी तो इन लोगों ने मुझे बुलाया था और अपने राजा को इन लोगों ने मुझसे हरवा दिया, यानी इनका राजा इब्राहिम लोदी मेरे द्वारा हारा गया, लेकिन अब ये चारों मिल करके मेरे खिलाफ युद्ध करना चाहते हैं। अब बाबर कहता है मैं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। इस वजह से बाबर क्या कहता है कि मैं क्या करूंगा? युद्ध करूंगा। बाबर क्या कहता है कि मैं क्या करूंगा? युद्ध करूंगा। और युद्ध करने के लिए ये बाबर अपने सैनिकों से कहता है कि जिन लोगों ने हमको बुलाया था उनकी वो सारे लोग मिल गए हैं, उनकी सारी सेना इकट्ठा हो गई है और हम जितने आए थे हम वही लोग हैं, हम लोगों से वो लोग युद्ध करना चाहते हैं, आप लोग मेरा साथ देंगे? जब बाबर अपनी सेना को ये बात कहता है तो बाबर की सेना के पसीने छूट जाते हैं। बाबर की सेना कहती है कि साहब हमारे बस का युद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इस मैदानी इलाके में आए हैं लड़ने के लिए और हम रहने वाले हैं पहाड़ी वाले इलाके के। हम पहाड़ों में लड़ना जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन हम जो है इन मैदानी क्षेत्रों में बहुत अच्छे से लड़ना नहीं जानते हैं। अब बाबर परेशान हो जाता है कि मेरी इज्जत भी यहाँ पे लगी हुई है, अगर मैं जाऊँगा तो वहाँ फरगना में या काबुल में तो रहूँगा कहाँ। इस वजह से बाबर क्या करता है? एक कसम खाता है अपने सैनिकों के सामने, अपने तमाम सेना के सामने बाबर कसम खाता है कि अगर हम इस युद्ध को जीत जाते हैं तो मैं एक वादा करता हूं आप लोगों से कि मैं मदिरा का सेवन नहीं करूंगा। बाबर जो है अपनी सेना के सामने उत्साह भरता है और उनको कहता है ये आपका युद्ध नहीं, ये जिहाद का युद्ध है, आइए हमें युद्ध लड़ना होगा। हमें मतलब इतना ज़्यादा बाबर जो है अपनी सेना को मोटिवेट कर देता है कि बाबर की सेना कहती है कि ठीक है साहब हम युद्ध लड़ेंगे। और इसके साथ साथ इसने जो है जो एक कर लगता था, जो एक टैक्स लगता था, इस टैक्स को इसने क्या कर दिया था? इस टैक्स को भी इसने समाप्त कर दिया था, जिसका नाम क्या था? तमगा नामक टैक्स लगता था सेना के ऊपर। बाबर ने कहा कि मैं तुम सब का क्या करता हूँ, जो टैक्स लगाता हूँ इसको भी क्या कर दूंगा? ख़त्म कर दूंगा, अगर तुम लोग क्या करोगे? युद्ध में मेरा साथ दोगे। अब बाबर की सेना मोटिवेट हो गई। जब उसने जिहाद का नाम लिया तो उसकी बाबर की सेना पूरी तरह से क्या हो जाती है? मोटिवेट हो जाती है। और इन चारों के खिलाफ एक स्थान दिखता है जिसको बोलते हैं, आगरा में एक स्थान है जिसे बोलते हैं खानवा। क्या बोलते हैं? खानवा। यानी खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध किस सन में होता है? 1527 ईस्वी में, क्योंकि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है। उसके बाद खानवा का युद्ध 1527 में किसके किसके बीच होता है? राणा सांगा और ये पूरी टीम प्लस बाबर की सेना के साथ राणा सांगा और बाबर के बीच जो है खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में। और इतना ज़्यादा मोटिवेट रहती है इसकी सेना, बाबर की सेना, कि बाबर की सेना जो है इन चारों के सेनाओं को हरा देती है और खानवा का युद्ध बाबर जीत जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए इसके बाद क्या होता है? 1528 का सन आता है, सन 1528 आता है। अब राणा सांगा, दौलत खां लोधी, मेदिनी राय, मोहम्मद लोधी, ये सारे के सारे सेना जो है यहाँ के हार चुके हैं। अब भारत पे जो है बाबर का वर्चस्व बढ़ने लगा है। अब बाबर दिल्ली तक आना चाहता है। अब बाबर जो है अपने आप को भारत में स्थायी कर लेना चाहता है। तो इसने क्या किया? 1528 ईस्वी में एक इंसान को पकड़ता है, मेदिनी राय को, क्योंकि ये भी बहुत पीछे पीछे कर रहा था। तब मेदिनी राय को पकड़ने के लिए बाबर जो है एमपी की साइड जाता है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साइड में आता है। और आने के बाद 1528 ईस्वी में एक स्थान मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं चंदेरी। क्या बोलते हैं? चंदेरी। चंदेरी के युद्ध में, चंदेरी का युद्ध बाबर जो है लड़ता है। किससे लड़ता है? बाबर के साथ युद्ध होता है। किसका? मेदिनी राय का। किसका? मेदिनी
राय का, और यहाँ पर मेदिनी राय क्या हो जाता है, हार जाता है। बाबर यहाँ पर भी क्या हो जाता है, जीत जाता है। तो बाबर देखो 1526 में आता है, पानीपत का पहला युद्ध जीतता है। 1527 में खानवा का दूसरा युद्ध, पहला युद्ध जीतता है। उसके बाद तीसरा युद्ध लड़ता है चंदेरी का युद्ध 1528 में, और इसके 1529 में घाघरा का युद्ध करता है बाबर। किसके साथ करता है, इब्राहिम लोदी के भतीजे मोहम्मद लोदी के साथ। किसके साथ, मोहम्मद लोदी के साथ। मोहम्मद लोदी के साथ बाबर क्या करता है, युद्ध करता है घाघरा का, और 1529 में, और बाबर यहाँ भी क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। इस प्रकार से भारत में बाबर को निमंत्रण जिन्होंने दिया था, जिन लोगों ने भारत में मोहम्मद बाबर को बुलाया था, वो लोग हार जाते हैं। और बाबर लगातार 4 वर्षों तक 1526, 27, 28 और 29 4 सालों तक लगातार युद्ध करता है, और चारों युद्धों को क्या कर देता है, बाबर जीत जाता है। और जीतने के बाद उसको लगता है कि अब भारत ही मेरा सब कुछ है, क्योंकि भारत की जो जलवायु है उसके अनुकूल हो गई थी। यहाँ पे उसे बहुत अच्छा लगने लगा था, वो दिल्ली पे रहने लगा, दिल्ली में उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। और अंत में क्या होता है, बाबर जो है इन सारे युद्धों को जीत करके जब यहाँ पे स्थायी रूप से रुक जाता है, तो बाबर की क्या हो जाती है, 1530 में बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा उसे आराम करने का मौका नहीं मिला। 1526 में आता है, पानीपत का पहला युद्ध लड़ता है। दूसरा खानवा का युद्ध 1527 में, तीसरा चंदेरी का युद्ध 1528 में, और चौथा आपका घाघरा का युद्ध जो कि 1529 में लड़ता है। और उसके बाद 5वें साल में बहुत ज़्यादा आराम न पाते हुए 1530 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसका जो पुत्र होता है हुमायूं का जो इतिहास है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसका हुमायूं नाम का मतलब होता है भाग्यशाली, लेकिन उसका भाग्य जो है कभी साथ नहीं दिया है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये जितना हम लोगों ने आज की वीडियो में देखा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। ऐसे वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।